प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। हमारा जो पेपर चल रहा है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, इसके यूनिट 2 लेक्चर 1 में, जिसका कि शीर्षक है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आत्म जागरूकता से क्या अभिप्राय है, आत्म जागरूकता का क्या महत्व है, इसके बारे में जानना क्यों आवश्यक है, इसमें भावनाओं का क्या महत्व होता है और किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में हम आत्म जागरूकता से कैसे लाभ ले सकते हैं, तथा साथ ही साथ गैर मौखिक संदेश यानी बॉडी लैंग्वेज का भी इसमें क्या रोल होता है, उसको भी हम समझेंगे। तो विद्यार्थियों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आत्म जागरूकता जो है वो अत्यावश्यक है। हर व्यक्ति अपने बारे में जागरूक रहे, यानी कि उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेंगे। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि आपको ये पता हो कि आपके बारे में आपको क्या नहीं पता। फिर आपकी ये यात्रा शुरू होगी कि आप अपने भीतर से आत्मविश्लेषण करके, इंट्रोस्पेक्शन करके, और फिर आप अपने बारे में ऐसी जानकारियां निकालेंगे जो कि आज से पहले आपको स्वयं को पता भी नहीं थी। तो जब हम विकास के क्षेत्र में बात करते हैं, जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में बात करते हैं, तो वहाँ पर यदि आपको एक अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे नेतृत्वशील व्यक्ति के गुणों से संपन्न होना है, तो मैं समझता हूँ कि आत्म जागरूकता जो है उसकी प्रारंभिक सीढ़ी है। चलिए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है आत्म जागरूकता। इसका ये पार्ट 1 अभी आज हम बात करेंगे। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस मनुष्य की अपने स्वयं के बारे में जागरूकता को दर्शाती है। यह एक मानसिक गुण है। जैसा मैंने कहा कि अलग अलग व्यक्ति अपने बारे में अलग अलग जानकारी रखते हैं। कुछ लोग ज़्यादा अधिक जागरूक होते हैं, कुछ लोग तुलनात्मक रूप से अपने बारे में कम जागरूक होते हैं। आत्म जागरूकता में व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं की पहचान करता है। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस के किस प्रकार से मैं सोचता हूँ, क्या मेरी भावनाएं हैं, क्या मैं काम करता हूँ, और साथ ही साथ उनके परिणामों को भी समझता है कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो इसके क्या परिणाम सामने आएंगे। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी क्रियाओं और उनके द्वारा होने वाली प्रतिक्रियाओं या किसी दूसरे की क्रियाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं, आवश्यकताओं, गुणों और कमज़ोरियों के साथ अवगत होता है। हम आत्म जागरूकता में अक्सर बात करते हैं स्वॉक एनालिसिस की। स्वॉक का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। स्ट्रेंथ आपके गुण हो गए, वीकनेस आपकी कमज़ोरियां हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने जो अवसर प्रस्तुत होते हैं वो हो गए, और चैलेंजेस जो है वो चुनौतियां जो बाहरी वातावरण से आपके सामने प्रस्तुत होती हैं वो हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित अंतराल पर अपना स्वॉक एनालिसिस करता रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने बारे में काफ़ी जागरूक बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म जागरूकता अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। इससे हम अपने स्वयं की सीमाओं, मूल्यों और संज्ञान के बारे में जान सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। ये विद्यार्थियों बहुत आवश्यक है कि आप आत्म जागरूक बने, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व विकास की पहली सीढ़ी भी है। क्योंकि जब तक आप आत्म जागरूक नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और किस प्रकार का होना चाहिए। जिस प्रकार के जीवन में आप अपने सामने लक्ष्य रखकर
उन्हें अचीव करना चाह रहे हैं तो कैसी पर्सनालिटी होना चाहिए, इन सब का जो मूल आधार है वो और कुछ नहीं, आत्म जागरूकता ही है। यहाँ पर हमें कई बार अपनी लिमिट्स के बारे में भी पता चलता है, अपनी सीमाओं के बारे में भी पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जैसा मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि स्वॉक भी हमें इस तरफ काफ़ी मदद करता है। आत्म जागरूकता व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है और वह स्वयं के साथ अच्छे संबंध बनाने, स्वयं को स्वीकार करने और स्वयं के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। इसके माध्यम से हम अपने अंतरंग और बाह्य परिदृश्य को समझते हैं और स्वयं को एक साक्षात्कार के रूप में अनुभव करते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब तक व्यक्ति आत्म जागरूक नहीं होगा तब तक उसका स्वयं के साथ साक्षात्कार होना संभव नहीं है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको ना केवल आपको आपके बारे में जानकारी मिलती है बल्कि आपको आपके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिनसे कई बार आपकी स्वयं के लिए अपनी खुद की नज़रों में इज्जत बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम। उसके लिए भी आत्म जागरूक होना अत्यावश्यक होता है। इसके साथ साथ आप कहाँ किन क्षेत्रों में अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में, स्व विकास में भी आत्म जागरूक होने की प्रक्रिया काफ़ी प्रभावी और काफ़ी लाभदायक साबित होती है। अब हम इस कार्यक्रम के अगले खंड की तरफ जाते हैं जिसमें हम बातचीत करेंगे कि संवाद में आत्म जागरूकता का महत्व, यानी कि हाउ बीइंग सेल्फ अवेयर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। तो सबसे पहले तो यह है कि स्वयं पहचान और स्व सम्मान, यानी कि सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्म जागरूकता स्वयं के साथ संपर्क में रहने और अपनी पहचान को समझने की क्षमता प्रदान करती है। इससे हम अपने गुणों, कमज़ोरियों, प्राथमिकताओं और मूल्यों को समझ सकते हैं और स्व सम्मान विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पुनः कहूँगा कि आपका अपनी बारे में जानना एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट होता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कहीं पर भी आप किसी भी साक्षात्कार में, किसी भी इंटरव्यू में, कंपनी में, जॉब में, कहीं पर भी आप जाते हैं तो सबसे पहला सवाल इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला आपका एक्सपर्ट होता है, कंपनी का जो नुमाइंदा होता है, वो आपसे सबसे पहले एक ज़रूरी सवाल करता है कि आप अपने बारे में बताइए, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ आइडेंटिटी। तो उसके लिए भी आत्म जागरूक होना अत्यावश्यक होता है। इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वयं विकास का। स्वयं विकास में आत्म जागरूकता हमें अपने अंतरंग और बाह्य सत्यों को समझने में मदद करती है और हमें अपने स्व विकास के मार्ग पर ले जाती है। यह हमें अपनी तमाम संभावनाओं को पहचानने, अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को समझने, अपने गुणों और कौशलों का उपयोग करके पूर्णता की ओर प्रगति करने में मदद करती है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि व्यक्ति अगर आत्म जागरूक होता है और स्व विकास के मार्ग पर अगर वो प्रशस्त होता है तो फिर निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व में एक पूर्णता, एक परफेक्शन आ जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आत्म जागरूकता आपको आपकी संभावनाओं को, आपके पोटेंशियल को पहचानने में, आपके किस प्रकार के गोल्स और टारगेट्स होना चाहिए, किस प्रकार के एम्बिशंस और एस्पिरेशंस आपके होना चाहिए, इन सब चीज़ों में ये आपको आत्म जागरूकता अत्यधिक लाभदायक होती है, बहुत फ़ायदा आपको करती है। इसी क्रम में जो अगला पॉइंट है वो है संबंधों की गुणवत्ता। आत्म जागरूकता व्यक्ति के अंतरंग भावनाओं, आवश्यकताओं और मूल्यों को समझने में मदद करती है और उसे अपने संबंधों की गुणवत्ता पर
नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करती है। यह व्यक्ति को संबंधों में संयम और संवेदनशीलता विकसित करने में मदद करती है और साथ ही परिवार और समुदाय के साथ स्थायी और सुखदायक संबंध बनाने में मदद करती है। क्वालिटी ऑफ रिलेशंस विथ अदर्स ग्रेटली इम्प्रूव विथ सेल्फ अवेयरनेस। कैसे कि इसके माध्यम से, आत्म जागरूकता के माध्यम से आप अपना भावनात्मक ढांचा समझने की कोशिश करते हैं, आपको अपनी भावनाओं के बारे में पता चलता है, आप अपनी आवश्यकताओं और अपने वैल्यू सिस्टम को समझते हैं और इस प्रकार से आपके न केवल स्वयं के साथ बल्कि परिवार में अन्य सदस्यों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने समुदाय में, अपने सोसाइटी में, समाज में जहां आप उठते बैठते हैं वहां एक अच्छे मधुर संबंध स्थापित करने में भी आत्म जागरूकता बहुत कारगर सिद्ध होती है। साथ ही साथ समस्याओं का समाधान, आत्म जागरूकता स्वयं के और अपने चारों ओर के साथी में ज्ञान और विवेक को बढ़ाती है। यह हमें अपनी अवस्था, आवश्यकताएं और समस्याओं को समझने में मदद करती है और उन्हें ठीक करने के लिए योग्य कार्रवाई लेने की क्षमता प्रदान करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ इजीली फैसिलिटेटेड थ्रू बीइंग सेल्फ अवेयर्ड। क्योंकि आत्म जागरूक होने से आपको आपके परिवेश के बारे में, आपको पर्यावरण के बारे में, न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी पर्यावरण के बारे में, परिवेश के बारे में भी अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है और जिससे आप उन समस्याओं को नए रूप में देख सकते हैं और उनका समाधान खोजने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। अब हम अगले खंड की तरफ आते हैं जहाँ पर कि हम बात करेंगे संवाद में भावनाओं की भूमिका। हमारी भावनाएं हमारे संदेश और उसे दूसरों के द्वारा कैसे समझा जाता है उसे आकार देती है। अब ये जो एक वाक्य है, ये इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ स्लाइड में लिखा है, मैं पुनः इस बार इसको दोहराना चाहता हूँ कि हमारी भावनाएं हमारे संदेश और उसे दूसरों के द्वारा कैसे समझा जाता है उसे आकार देती है। तो जो इमोशंस हमारे अंदर होते हैं उन्हीं को तो हम संदेश के माध्यम से प्रेषित करते हैं और वही संदेश को जो है रिसीवर किस तरह से समझता है। और ये सारा जो कहना चाहिए कि जो हमारा संदेश है, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, वो अगर मैं यूँ कहूँ कि इट इज़ एम्बॉडीमेंट ऑफ आवर इमोशंस, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ये जो एक वाक्य है इसको मैंने आगे वाली कई स्लाइड्स में डिटेल में आपको समझाया भी है कि किस प्रकार से ये हमारे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभदायक होता है। तो इस वाक्य का संवाद में बहुत महत्व है क्योंकि ये इस बात को रेखांकित करता है कि हमारी आंतरिक भावनाएं और मानसिक स्थिति जो हम किसी से भी संवाद करते समय महसूस करते हैं, सीधे तौर पर उस संवाद के प्रभाव और उसके अर्थ को प्रभावित करती है। तो ये जो वाक्य मैंने बोला था ऊपर, इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मन के अंदर की भावनाएं होती हैं, वो इंटरनल जो फीलिंग्स हमारी होती हैं और उसके कारण जो हमारी मानसिक स्थिति बनती है, जो मेंटल एक फ्रेमवर्क होता है, वो दोनों चीज़ें जो हैं, हमारी आंतरिक भावनाएं और मानसिक स्थितियाँ, ये हमारे किसी भी व्यक्ति से जो भी हम संवाद करते हैं उसको बहुत अधिक ढंग से प्रभावित करती हैं। अगर हम सामने वाले व्यक्ति के प्रति कोमल और मधुर भावनाएं रखते हैं तो हमारा संदेश उसी प्रकार से निकल करके आता है। अब संवाद में इस वाक्य का महत्व अनेक तरीकों से हम देखेंगे। पहला, भावनाओं का प्रभाव संदेश पर। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी भावनाएं हमारे शब्दों, वाक्य संरचना और टोन पर प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम गुस्से में हैं तो हमारे शब्द कठोर हो सकते हैं, या अगर हम खुश हैं तो हमारा स्वर ऊंचा और सकारात्मक हो सकता है। इन भावनाओं का सीधा असर यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा संदेश किस प्रकार ग्रहण करता है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे इमोशंस हैं, वो इमोशंस हमारे मैसेज को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं।
जिस प्रकार के मन में भावनाएं होंगी, अगर प्रेम और श्रद्धा होगी तो वो भी मैसेज में उस ढंग से निकल के आएगी। अगर गुस्सा, नाराज़गी या ईर्ष्या होगी, कोई नेगेटिव फीलिंग्स होंगी तो वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारी भावनाएं हमारे संदेश पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं, और ना केवल वो प्रभाव डालती हैं बल्कि वो भावनाएं हमारा संदेश ऐसा बनाती हैं कि वो फिर सामने वाले की प्रतिक्रिया भी उसी ढंग से तय होती है। तो अगला पॉइंट वही है कि सामने वाले की प्रतिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है भावनाओं का। तो हमारी भावनाएं ना केवल हमारे संदेश को प्रभावित करती हैं बल्कि यह भी तय करती हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे संदेश को किस तरह समझेगा। यदि हम उदास हैं तो हमारी बातों को सामने वाला व्यक्ति शायद सहानुभूति के साथ समझेगा, और यदि हम गुस्से में हैं तो वह हमारी बातों को चुनौतीपूर्ण या आक्रामक रूप में भी ले सकता है। तो ये देखिए कि जो आपके अंदर भावनाएं हैं वो आपके संदेश को किस प्रकार का आकार दे रही हैं, और वो संदेश जब सामने वाले तक पहुंच रहा है तो वो किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। तो भावनाओं का प्रतिक्रिया पर भी, आपकी भावनाओं का सामने वाले की प्रतिक्रिया पर भी असर पड़ता है। जैसा कि अंग्रेजी में कहावत है टिट फॉर टेट, यानी कि जैसे को तैसा। तो वही बात यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अब हम आगे आते हैं आत्म जागरूकता का महत्व। खासकर इस वाक्य के संदर्भ में जो संदेश मैंने आपको शुरू में दिया था, कि इस वाक्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आत्म जागरूकता से हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें सही ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम ये पहचानते हैं कि हमारे गुस्से या निराशा के कारण हम किसी सामने वाले व्यक्ति को आहत कर सकते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक कुशल संप्रेषक या संवादक बनने के लिए बहुत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए फिर आत्म जागरूकता का महत्व सामने आ रहा है कि यदि आप आत्म जागरूक होंगे तभी आपको आपकी अपनी भावनाओं के बारे में पता चलेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी अगर इस भावना को मैं प्रेषित करूंगा तो सामने वाला ऐसी प्रतिक्रिया देगा, तो फिर आप पहले ही मैसेज भेजने के पहले ही आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से नियंत्रित करके, और अपना अगर मान लीजिए गुस्सा भी आ रहा है तो उसको काबू में रख करके फिर आप अपना संदेश बनाएं, तो फिर सामने वाले की प्रतिक्रिया भी उतनी निगेटिव नहीं होगी। तो ये महत्व है आत्म जागरूकता का। हमारे जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में, उसमें बहुत महत्व है सेल्फ अवेयरनेस होने का। संक्षेप में यदि मैं कहूँ तो संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, वरन यह एक भावनात्मक अनुभव भी है। हमारी भावनाएं हमारे संदेश को आकार देती हैं, और इसे सही तरीके से समझाना और संप्रेषित करना हमारी संचार क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्म जागरूकता और भावनाओं के प्रभाव को समझना संवाद में सफलता और संबंधों की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संवाद केवल वर्बल ही नहीं है, केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं है, बल्कि उन शब्दों में जो अंतर्निहित भावनाएं हैं, जो छुपी हुई भावनाएं हैं, उनका भी आदान प्रदान है। और इसलिए भी है क्योंकि ये जो मैंने आपको वाक्य सुनाया था, 2 बार जिसको रिपीट किया था कि हमारी भावनाएं हमारे संदेशों को आकार देती हैं। तो इसलिए हमें इनको सही ढंग से समझना और सही ढंग से कम्युनिकेट करना अत्यावश्यक होता है। आगे बढ़ते हुए अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका के शीर्षक है गैर मौखिक संवाद की समझ। अभी तक हम शब्दों के लिखित या मौखिक रूप में जो संप्रेषण होता है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। अब आत्म जागरूकता का किस प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, यानी बॉडी लैंग्वेज में किस प्रकार से उपयोग आता है, उसके बारे में अब हम इस खंड में बातचीत करेंगे। तो आत्म जागरूक संवादकर्ता ये समझते हैं
कि शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव और स्वर संदेश को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति सेल्फ अवेयर्ड होता है वो जानता है कि उसके खुद के शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और उसके फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव और उसकी टोन किस प्रकार से वो जो मैसेज दे रहा है उसको कैसे आगे भेजता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में आत्म जागरूक व्यक्ति स्वयं जागरूक रहता है। तो आत्म जागरूक संवादकर्ता यह समझते हैं कि शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस और स्वर यानी टोन ऑफ वॉइस, इन सभी का गहरा असर संदेश की प्रभावशीलता पर पड़ता है। जब हम अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति के बारे में जागरूक होते हैं तो हम इन संकेतों का इस्तेमाल अपने संवाद को अधिक स्पष्ट, प्रभावी और सहायक बनाने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि आत्म जागरूकता का इस भावनाओं को समझने में, समझाने में और ख़ासकर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसका बहुत अधिक महत्व है। और इसमें हम आगे जब बात करेंगे कि शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का क्या प्रभाव पड़ता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा हुआ है कि हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो लगभग आधे से थोड़ा कम मान लें 45% योगदान जो है वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शरीर की भाषा एक मौन संकेत है जो हमारे भावनात्मक और मानसिक स्थिति को प्रकट करता है। हम जब बोलते हैं तो हमारे हाथों की मुद्राएं, हमारी चाल, शरीर का झुकाव और हमारी आंखों का संपर्क सामने वाले के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। आत्म जागरूक संवादकर्ता समझते हैं कि इन शारीरिक संकेतों के माध्यम से वे अपने संदेश को और अधिक सशक्त और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में आप देखेंगे कि इसमें 12 पिक्चर्स दी गई हैं एक ही व्यक्ति की, और उसमें बॉडी लैंग्वेज का अलग अलग ढंग से उपयोग किया जा रहा है और उस बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। कुछ में आप देखेंगे कि क्रोध की अवस्था है, कुछ में हताशा निराशा की अवस्था है, तो कुछ में डर की अवस्था है, कुछ में खुशी की, कुछ में आश्चर्य की, कुछ में अत्यधिक खुशी की। इस प्रकार की सारी भावनाएं यहाँ पर इनके माध्यम से, इन चित्र के माध्यम से व्यक्त हो रही हैं। तो चेहरे के हाव भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस का महत्व। चेहरे के हाव भाव भी हमारी भावनाओं को सामने वाले तक पहुंचाने का एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है। चाहे हम किसी से बात कर रहे हों या चुप हों, हमारा चेहरा हमारी भावनाओं को दर्शाता है। मुस्कान, चिंता, गुस्सा या दुख, इनमें से कोई भी भाव चेहरे के माध्यम से सामने वाले तक पहुंचता है और कई बार ये हमारी बातों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो आपके चेहरे के हाव भाव हैं यानी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो कई बार आपके जो वर्बल मैसेज है, वर्बल लैंग्वेज है, जो आपका लिखित या मौखिक संदेश है, उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली आपका फेशियल एक्सप्रेशन अकेला हो सकता है। इसीलिए जब आप आजकल सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, विशेषकर व्हाट्सएप का जब माध्यम से आप संदेश भेजते हैं, तो आप वहाँ पर देखते हैं इमोजीज़। तो वो इमोजीज़ क्या होते हैं कि आप किस प्रकार की भावना व्यक्त करना चाह रहे हैं, उस प्रकार का आप इमोजी सिलेक्ट करते हैं, उसमें वो फेशियल एक्सप्रेशन होता है जो आप कन्वे करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक नॉन वर्बल लैंग्वेज का मैं आपको बतलाना चाह रहा था। इसके साथ साथ ही हमें टोन के बारे में भी बात करना चाहिए, स्वर का प्रभाव। स्वर यानी हम कैसे बोलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद के दौरान हमारी आवाज़ का लहजा यानी टोन, उच्चारण और गति, पेस, ये तय करते हैं कि हमारा संदेश सामने वाले तक किस प्रकार पहुंचेगा। आवाज़ का उच्च या निम्न स्तर, तेज़ या धीमा बोलना, यह सब भावनाओं और संदेशों को व्यक्त करने में एक अच्छी भूमिका निभाता है। तो जहाँ तक टोन का सवाल है,
ये ऐसा नहीं है कि केवल मौखिक संदेश में ही काम आता है। कई बार जब हम लिखित संदेश भी भेजते हैं तो उसमें लेटर में भी एक टोन होती है, तो वो टोन आपको सेट करना होना चाहिए। और जो व्यक्ति सेल्फ अवेयर्ड होता है, आत्म जागरूक होता है, वो जानता है कि किस व्यक्ति से किस टोन में किस प्रकार बात करनी है। विशेषकर उसमें इतनी समझ बूझ होती है कि वो कब अपने से सीनियर से बात कर रहा है, कब अपने से जूनियर से बात कर रहा है। सीनियर से बात करते समय उसकी टोन जो है वो रिस्पेक्टफुल, आदरपूर्वक होना चाहिए। अपने सबॉर्डिनेट से अगर वो बात कर रहा है तो उसकी टोन आधिकारिक, अधिकारपूर्ण और रौबदार होना चाहिए। इस तरीके की भावनाएं उसको समझ में आना चाहिए। अब आत्म जागरूकता का जो महत्व है वो संवादकर्ता ये समझते हैं कि शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव और स्वर का उनकी मानसिक स्थिति से गहरा संबंध है। जब भी वे गुस्से या तनाव में होते हैं तो वे जानते हैं कि इन भावनाओं का उनके संवाद पर गहरा असर पड़ेगा। वे उस स्थिति को पहचानते हैं और अपने शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव और स्वर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका संदेश सही रूप से सामने वाले तक पहुंच सके। विद्यार्थियों, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि आत्म जागरूक होना कितना आवश्यक है, तो इसका एक और उपयोग भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो है संघर्ष समाधान के बारे में। संघर्ष समाधान में हम हमारी प्रतिक्रियाओं और उत्तेजनाओं को समझने से हम संघर्षों को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझा सकते हैं। जीवन में संघर्ष आते जाते रहते हैं, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट स्वयं से होती है, कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट दूसरों से होती है। आत्म जागरूक व्यक्ति अपने आप के साथ संघर्ष को बहुत अधिक मिनिमाइज कर देता है। इसी प्रकार से वो, चूँकि आत्म जागरूक व्यक्ति को उसकी भावनाएं और उसकी उत्तेजनाओं को समझने में अच्छी जानकारी रहती है, तो वो दूसरों के साथ भी संघर्ष को बहुत आसानी से सुलझा लेता है या कई बार उनको प्रारंभ में ही अवॉइड भी कर सकता है। अब यहाँ पर हम एक और विषय की चर्चा करेंगे जो कि बहुत आवश्यक है आज के विषय के से संबंधित, जिसको हम कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमारी प्रतिक्रियाओं और उत्तेजनाओं को समझने का एक अन्य पहलू भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी है, जो न केवल अपनी भावनाओं को समझने बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ने और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। जब भी हम अपनी भावनाओं को ठीक से समझते हैं तो हम न केवल अपने संघर्षों को और बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ सहयोग और टीम वर्क भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का, डैनियल गोलमैन ने वर्ष 1989 में 1989 में एक पुस्तक लिखी थी कि EQ वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। वहाँ पर उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि आत्म जागरूक व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट भी होता है, क्योंकि उनके इमोशनल इंटेलिजेंस का जो पहला कंपोनेंट ही सेल्फ अवेयरनेस पर था। और फिर उन्होंने कहा था कि आत्म जागरूकता के साथ साथ वो अपनी भावनाओं का सही ढंग से नियंत्रण भी कर सकता है, उनको सही दिशा में रेगुलेट करके मोल्ड भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, मोड़ सकता है। तो इससे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि संक्षेप में हमारी प्रतिक्रियाओं और उत्तेजनाओं को समझने से हम न केवल अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि संघर्षों और विवादों को भी अधिक प्रभावी और शांतिपूर्वक ढंग से सुलझा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह संघर्ष न केवल सुलझते हैं बल्कि रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में जिसका कि शीर्षक है आत्म जागरूकता पार्ट 1, हमने बात की कि आत्म जागरूकता क्या है और हमने ये बात की कि इसका कितना महत्व है व्यक्ति के जीवन में, और ख़ासकर संवाद में आत्म जागरूकता का कितना महत्व है कि किस प्रकार से हम अपने संप्रेषण को और अधिक प्रभावी कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि संप्रेषण में भावनाओं की भूमिका क्या होती है, क्या होना चाहिए, और इसको हमने विशेष तौर पर हमने देखा कि अपनी
भावनाओं का हमारे संदेश पर क्या असर पड़ता है, उससे सामने वाले की प्रतिक्रिया पर क्या असर पड़ता है, और इन सब में आत्म जागरूकता किस प्रकार का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ये भी हमने देखा। इसी प्रकार से हमने अपने कार्यक्रम के अंतिम खंड में गैर मौखिक संवाद के बारे में बातचीत की कि गैर मौखिक संवाद में हमने ये देखा कि कैसे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन ऑफ वॉइस, ये तीनों किस प्रकार से हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि अगर हम आत्म जागरूक हैं तो हम इन सभी को, यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज को, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को और हमारे टोन को, इन सभी को हम बहुत अच्छे ढंग से रेगुलेट कर सकते हैं ताकि हमारे भेजे गए संदेश का सामने वाले पर एक प्रभावशाली असर पड़े और हमारा संप्रेषण बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके। धन्यवाद।